वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो पैसा वो किन सोर्सेज से ले सकती है, उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये जो सोर्सेज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब वो जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस देते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये यूजुअली 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आता है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, दूसरी तरफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेली खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए जिन सोर्सेज से उसे क्रेडिट मिलता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये यूजुअली 1 साल से कम के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, इन सबको डिटेल में समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शेयर्स, the total capital of the company is divided into convenient units of equal value and each unit is called a share. The shareholders are part owners of the company. तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको इक्वल अमाउंट के यूनिट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 5 करोड़ रुपीज़ है और उसको 100 रुपीज़ के 5 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर एक यूनिट एक शेयर कहलाएगा। ठीक है, अब अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो उसे उसका प्राइस पे करना होगा और पे करने के बाद वो उस कंपनी का क्या बन जाएगा? पार्ट ओनर बन जाएगा। जैसे कि एक पर्सन ने उस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे तो उसने कितना अमाउंट पे किया? 100 का एक शेयर है और उसने 1000 शेयर्स खरीदे, मतलब उसने 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज़ पे किया और उसके बाद वो पार्ट ओनर बन गया उस कंपनी का। ठीक है, टोटल कैपिटल में से 1 लाख कैपिटल इस पर्सन ने प्रोवाइड की है। ठीक है, अब ये जो शेयर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है नॉर्मल शेयर्स। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स जो खरीदते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सबसे बाद में दिया जाता है डिविडेंड, और जब लिक्विडिटी होती है, कंपनी बंद होती है, तो इनके कैपिटल का रीपेमेंट भी सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो जैसे कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे कर दिया, आउटसाइडर्स का जो भी डेप्ट था उसे पे कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया उनको। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड पे कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो उनको पे करने के बाद जो कुछ बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब प्रॉफिट होता है तब तो बहुत ज़्यादा रिटर्न उनको मिल जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो भी कुछ बचा उसमें से अर्निंग के लिए रिटेंशन करके उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग के लिए रख के बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। बट अगर प्रॉफिट कम होता है या लॉस होता है तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। So equity shares represent the ownership of the company, while preference shareholders have a preferential right over company's profits and assets. Dividend rate is not fixed in case of equity shares, it is fixed in case of preference shares. Equity shareholders have voting rights, they participate in management, while preference shareholders do not have voting rights. They bear high risk while preference shareholders bear comparatively low risk. Equity shares cannot be converted into preference shares while preference shares can be converted into equity shares. Next is debentures. A debenture is a long-term debt instrument used by a company to raise capital. It is legal certificate which contain the following information: amount of the loan, interest rate, repayment schedule, maturity date, convertibility into shares. So long term
कैपिटल के लिए एक जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है डिवेंचर। डिवेंचर एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। क्रेडिटर्स मतलब वो लेनदार होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं और कंसिडरेशन में उनको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको इंटरेस्ट देना ही होता है। अब डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है, लीगल सर्टिफिकेट है, और इसमें क्या क्या लिखा होता है, अमाउंट ऑफ द लोन, कि लोन का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट, इसको कूपन रेट भी बोलते हैं कि किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, मैच्योरिटी की डेट क्या रहेगी, और कन्वर्टिबिलिटी इनटू शेयर्स, कि इस डिवेंचर को जो इशू किया जा रहा है वो फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। Next topic is difference between shares and debentures. So shares represent ownership in the company while debentures represent debt in the company. Shareholders have voting rights while debenture holders do not have voting rights. Shareholders bear high risk and they get high returns. Debenture holders bear low risk and in consideration they get low returns. Shares cannot be converted into debentures while debentures can be converted into shares. Okay, shareholders receive dividend and debenture holders receive interest at a fixed rate. आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट लोन दैट इज ऑफर्ड बाय बैंक्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज़ यूज्ड टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बैंक एडवांसेस कैश लोन्स ऑफ अ स्पेसिफाइड लिमिट to customers against a bond or other securities. The borrower opens a current account with that amount in the bank. Interest is charged on the amount actually utilized by the borrower. तो कैश क्रेडिट में देखिए क्या होता है, सिंपली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोन चाहिए वो करंट अकाउंट ओपन करता है बैंक में, और बैंक उस करंट अकाउंट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट लोन के फॉर्म में दे देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। अब उस ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसमें से अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट विड्रॉ करता है और उसे यूज़ करता है, ठीक है। अब एक्चुअल में जितना उसने विड्रॉ किया है उस पर उसे इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो ये होता है कैश क्रेडिट। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला है ओवरड्राफ्ट। अब देखिए ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है सिंपली, जिसमें कि बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने बैंक अकाउंट में जितना उनका डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं, पर वो जो विड्रॉ अमाउंट है वो उन्हें शॉर्ट पीरियड में ही वापस जमा करना होता है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। It is a credit facility provided by a commercial bank to its credit-worthy customers. Under this facility, the customer can withdraw more than his deposits. This extra withdrawal has to be repaid within a short period specified by bank, along with interest on this amount. Okay. नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, देखिए पहले देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं। इट इज़ अ रिटन एंड साइंड ऑर्डर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी बाय वन पार्टी टू अनदर ऑन डिमांड और अ प्री डिटरमाइंड डेट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली एक बिल है जो कि साइन होता है, रिटर्न होता है डेटर के द्वारा। अब क्या होता है कि किसी कंपनी से मान लीजिए डेटर ने क्रेडिट पे कोई गुड्स खरीदा, ठीक है। अब उसके पास पैसे तो नहीं है, तो वो कहता है कि मैं एक बिल साइन कर देता हूँ, उस बिल पे मैं अपने साइन कर दूंगा और उस पर अमाउंट लिख दूंगा और डेट लिख दूंगा कि इस फ्यूचर पीरियड में मुझे ये बिल पे करना है। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये बिल जिसके पास रहेगा उसे ही इसके बदले में पेमेंट मिलेगी। तो फ्यूचर में 2 महीने, नॉर्मली 3 महीने का बिल होता है, वो पे कर देगा। अब क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2-3 महीने वेट नहीं करना है, उसे अभी कैश की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर सकती है कंपनी, वो बैंक के पास जा सकती है, बैंक को ये इंस्ट्रूमेंट दे के उससे कैश ले सकती है। बैंक कुछ डिस्काउंट चार्जेस लेता है, कुछ परसेंटेज 5 या 10% वो डिस्काउंट के फॉर्म में कट कर लेता है और बाकी का अमाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का। So it is a legal instrument and amount is paid only to the bearer of the instrument। मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको वो मिलेगा। तो जब कैश विड्रॉ करा लिया कंपनी ने, तो अब वो इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, बैंक के पास है। तो मैच्योरिटी के डेट पे बैंक क्या करेगी, उस इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करके एक्सेप्टर से फुल अमाउंट ले लेगी, ठीक है।
Banks provide financial help to customers by discounting their bills of exchange. When a customer comes to the bank with a bill of exchange, the bank pays him the amount of the bill after deducting usual discount charges. After a few months or weeks, when the bill matures, the bank represents it to the acceptor and recovers the full amount. ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा.